Now we will start with the next part of the chapter, that is the microbes in the production of biogas, biofertilizers and biocontrol agents. तो ऑलरेडी हम लोगों ने माइक्रोब्स का जो यूज़ है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, एंड ऑल्सो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर भी डिस्कस किया है. आज जो डिस्कस होगा दैट इज़ the use of the microbes in making biogas, in biofertilizers and some biocontrol agents. So पहले तो ये जान लेना ज़रूरी होगा कि what is biogas. This is the mixture of gases. ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें क्या क्या गैस दिखाई देता है, मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब दिखता है. ठीक है, ये सब गैस प्रेजेंट होता है बायोगैस में. ओके, सो ये गैस कैसे प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम द माइक्रोबायल एक्टिविटी. माइक्रोबायल एक्टिविटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटी से, काम से. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एनारोबिक माइक्रोबायल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहने से भी हो जाएगा. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब माइक्रोब्स काम करते हैं बायोमास का डाइजेशन के टाइम में, सो उसी दौरान कुछ गैस निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? बायोगैस. तो जब हम लोगों ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था तब हम लोगों ने ये थोड़ा सा देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरियाज है ये बायोमास को डाइजेस्ट कराते हैं और उसी दौरान क्या होगा, कुछ गैस निकलता है विच इज़ कॉल्ड व्हाट? बायोगैस. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिकली होगा डाइजेशन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज. ठीक है, सो जब भी माइक्रोब्स ग्रो करेगा या उसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलेगा, कोई भी प्रोसेस चलेगा, उसी दौरान गैस प्रोड्यूस होता है. जितना भी बायोमास मतलब ऑर्गेनिक सब्सट्रेट जो है ये यूज़ करने लगेगा और उसी टाइम में गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, वही सब बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथानोजेंस. ठीक है, और मिथानोजेन का नाम क्या है? मिथानोबैक्टीरियम. सो ये क्या करेगा? दिस विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या प्रोड्यूस होगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. मिथानोजेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एनारोबिक स्लैज डाइजेशन में. एनारोबिक स्लैज को डाइजेस्ट कराने में सीवेज ट्रीटमेंट याद आ रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट पहला लेक्चर में, जो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एनारोबिक स्लैज डाइजेशन बाय द मिथानोजेंस. और ये मिथानोजेंस र्यूमेन में भी होता है. ठीक है, अब र्यूमेन क्या है? काव या कुछ भी कैटल का स्टमक का एक हिस्सा होता है क्या? र्यूमेन. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है? सेलुलोज, जो भी घास फूस जो गाय भैंस खाता है इसको यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाता है. सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ दिस मिथानोजेंस. इसलिए तो गोबर से बदबू आता है, बिकॉज ऑफ दिस मिथानोजेंस दैट विल सिक्रेट व्हाट? मीथेन. सो ये गाय भैंसों के र्यूमन में भी होता है. र्यूमेन क्या है? स्टमक का हिस्सा. गाय भैंसों का स्टमक का हिस्से में 4 पार्ट होते हैं जिसमें र्यूमेन एक हिस्सा है जहाँ पर सेलुलोज डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द मिथानोजेन. और कहाँ मिथानोजेन देखा था? एनारोबिक स्लैज डाइजेस्टर में, इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना. तो इससे क्या रिलीज होगा? मीथेन विच इज कॉल्ड द बायोगैस. अभी हम लोग थोड़ा सा बायोगैस प्लांट कैसे होता है उसका एक जनरल डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं. अभी हम लोग जो बायोगैस प्लांट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कैसा होता है ये. ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ होगा? कैटल डंग. ओके, बायोगैस प्लांट में जो गोबर होता है कैटल का जो वेस्ट प्रोडक्ट, इसको यूज़ करते हैं. दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? गोबर गैस. ठीक है, तो बायोगैस प्लांट में जो मेन मटेरियल यूज होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैटल डंग और द गोबर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? गोबर गैस.
तो गांव में ना ये गोबर जो है बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, बहुत अच्छे से मिल भी जाता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। सो इसीलिए बायोगैस प्लांट्स है ना जो कि गांव में ज़्यादा होता है। ओके, सो मोस्टली द बायोगैस प्लांट्स आर फाउंड इन द रूरल एरियाज। गांव में ज़्यादा क्यों? क्योंकि गांव में गाय भैंस ज़्यादा होता है तो वहाँ से गोबर ज़्यादा मिलेगा, गोबर से बायोगैस आता है, तो गांव में गोबर गैस प्लांट ज़्यादा बनते हैं। फिर जो गोबर गैस प्लांट है इसमें क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है। कंक्रीट का ना एक टैंक होता है, ठीक है। टैंक मतलब क्या, जिसमें हम लोग कुछ रखते हैं, जैसे कि पानी का टैंक। तो ऐसे ही कंक्रीट का एक टैंक बनाते हैं जिसका हाइट लगभग 15 फीट डीप होगा। तो यहाँ पर बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, जितना भी बायोलॉजी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है इधर कंक्रीट टैंक में। और यहाँ पर गोबर को जो घोल के, स्लरी ऑफ डंग मतलब गोबर को पानी से घोल के यहाँ पर डाला जाता है। बायो वेस्ट जितना भी है उसके साथ क्या डाला जाता है, स्लरी ऑफ द डंग, गोबर को घोल के इसके ऊपर जो टैंक के ऊपर डाला जाता है ना बायो वेस्ट, उसके ऊपर क्या डाला जाता है, गोबर को घोल के उस पानी के साथ गोबर को वहाँ डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लरी ऑफ डंग। अब स्लरी के ऊपर जो डंग का स्लरी, उसके ऊपर एक ढक्कन डाला जाता है, हल्के से ढक्कन को रखा जाता है। और क्या होता है, जितना भी गैस प्रोड्यूस होगा ना ये स्लरी ऑफ डंग बायोवेस्ट को जितना तक मतलब डाइजेस्ट कराता रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ढक्कन है ना ये ऊपर उठने लगेगा। सो कवर विल राइज एज द गैसेज विल बी रिलीज, सो द कवर विल राइज स्लोली ड्यू टू दिस माइक्रोबायल एक्टिविटी ऑन द बायो वेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना लाइन। सो कॉन्क्रीट टैंक में बायो वेस्ट डाला जाएगा, दैट विल बी फेड विद द स्लरी ऑफ द डंग, देन ओवर दैट अ कवर विल बी गिवन, दिस विल राइज while the gas is given out, while the digestion of this bio waste will take place. So यहाँ पर क्या दिया जाता है, मिथानोबैक्टीरियम। कहाँ से आया ये मिथानोबैक्टीरियम? गोबर से, क्योंकि गोबर कहाँ से मिला है, कैटल से। कैटल के बॉडी में क्या रहता है, मिथानोजेंस। उसका एग्जाम्पल क्या है, मिथानोबैक्टीरियम। सो मिथानोबैक्टीरियम in the dung will act on the bio waste to produce what, biogas। समझ में आ रहा है ना। सो बायो वेस्ट को डाइजेस्ट कराने के टाइम में क्या प्रोड्यूस होगा, बायोगैस। इसको एक आउटलेट के थ्रू से पाइप से ना घर में दिया जाता है, और घर में किस लिए यूज़ होगा, कुकिंग के लिए या जलाने के लिए भी यूज़ हो सकता है ये बायोगैस, ठीक है। गैस को पाइप से फिर घर घर में भेजा जाता है बायोगैस को, हाँ, गाँव में ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जो स्लरी है, जो धीरे धीरे जो गोबर का जो हम लोगों ने दिया था पानी, जो कि अभी मतलब यूज़ हो गया है, वो स्लरी जो यूज़ हो गया है उसको धीरे धीरे नीचे से हटा देंगे और ये फर्टिलाइज़र के हिसाब से काम करेगा। ओके, यूज्ड अप हो गया है ना मिथानोबैक्टीरियम जो गोबर में था और नीचे आ गया है, तो इसको धीरे धीरे रिमूव कर देंगे तो ये फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। थोड़ा अपने किताब से मशीन को देख लेते हैं। Here you can see the diagram of the biogas plant. This is the tank. यहाँ से स्लरी भेजा जाता है, अंदर में क्या है, बायो वेस्ट है। This is the डाइजेस्टर वेयर डाइजेशन विल टेक प्लेस। धीरे धीरे ढक्कन उठेगा ऊपर, जितना डाइजेशन होगा उतना ढक्कन ऊपर उठेगा और उठने से गैस निकलेगा। दिस इज द गैस होल्डर। यहाँ पर गैस जमा होके रहेगा और इस पाइपलाइन से इसको घर घर में भेजा जाता है। दिस इज द स्लरी वाटर प्लेस। यहाँ से स्लरी वाटर भेजा जाता है, ठीक है। और जो भी मतलब स्लरी जो डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो आएगा, दिस इज द स्लज, दिस इज केप्ट हियर, ओके। और इसको बाद में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल बायोगैस प्लांट विद द डाइजेस्टर, स्लरी डंग, वाटर मशीनरी, स्लज, इसका भी जगह है, और गैस पास कराने का भी जगह है। वी कम टू द बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैसे कि
क्या है बायो कंट्रोल एजेंट्स, क्या है? दीज आर द biological methods for controlling plant diseases and pests. Plant diseases, कोई भी बीमारी प्लांट का, इसको कंट्रोल करने वाला जो बायोलॉजिकल मेथड्स है इसको क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है। नॉर्मली कन्वेंशनली क्या यूज़ होता है? केमिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर वेरी वेरी टॉक्सिक, पॉइजनस भी है और पॉइजनस होने के साथ साथ ये हार्मफुल भी है, मतलब एकदम बुरा इफेक्ट छोड़ता है और पॉल्यूशन भी करता है मिट्टी का और पानी का। सो इसलिए आजकल मॉडर्न मेथड्स में जो फार्मर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें किसी को कोई हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है, जिसमें कोई भी जानवरों को हानि नहीं पहुंचाया जाता है और वैसे डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम है जैसे बायोलॉजिकल वे में दिया जाता है ताकि प्लांट डिजीज़ और डिजीज़ कॉजिंग पेस्ट्स का, पैथोजेंस एंड पेस्ट्स का भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है। डैमेजिंग क्रॉप्स, डैमेजिंग जो एनिमल्स है इसको क्या बोलते हैं? पेस्ट। सो पेस्ट का भी कंट्रोल हो जाए और प्लांट का बीमारियां भी ना हो, ऐसा कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो केमिकल्स यूज़ करने से पॉइजनस इफेक्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, वो ना हो। तो आजकल क्या यूज़ करते हैं फार्मर्स? बायो कंट्रोल एजेंट्स। जिसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 में लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। लेडी बर्ड इंसेक्ट है, ड्रैगन फ्लाई भी आप लोग जानते हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि एफिड्स, एक कीड़े होते हैं वो, और मॉस्किटो से पौधों को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड। अब बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर्स हैं ये भी काफ़ी हानिकारक है पौधों के लिए, तो उसके लिए बैसिलस thuringiensis यूज़ करते हैं। तो बैसिलस thuringiensis को पाउडर फॉर्म में या स्प्रे फॉर्म में या घुल के, इसको पानी में घुल के फिर पौधों में छिड़काया जा सकता है। तो फिर जो बैसिलस thuringiensis है इससे पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। जो कैटरपिलर्स हैं बटरफ्लाई का, ये सब मर जाते हैं। बैसिलस thuringiensis का ड्राई स्पोर्स मिलता है, इसको पानी में घोला जाता है और स्प्रे करके फिर पौधों को दिया जाता है। ठीक है, पौधों के ऊपर स्प्रे दिया जाता है किसका? ड्राई स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis पौधों के ऊपर दिया गया। और उसके बाद ये जो पौधा है मेनली मास्टर्ड प्लांट, उसमें और फिर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रीज यहाँ पर भी दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? छिड़कने के बाद क्या होता है? जो लार्वा होता है ना, दे विल ईट ऑन द लीव्स, और जब खाते हैं तो ये मर जाते हैं। कौन? द इंसेक्ट लार्वा। दिस किल्स द लार्वा, क्योंकि ये पॉइजनस है बैसिलस thuringiensis, वो जाके स्टमक में इसका पॉइजन रिलीज कर देता है। सो कैटरपिलर्स मर जाते हैं। लेकिन दूसरा जो इंसेक्ट्स है उसको कुछ नहीं होता, सिर्फ वही वाला बटरफ्लाई वाला इंसेक्ट को ही ये खाने के बाद मौत आ जाएगा। बाकी का इंसेक्ट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, वो इकोलॉजी का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा इंसेक्ट को कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैटरपिलर्स मर जाएंगे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन जीन्स है ये प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है टू मेक देम रेजिस्टेंट टू पेस्ट। सो जिसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन ये बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन जीन निकाल के फिर प्लांट्स में डाला जाएगा टू मेक देम रेजिस्टेंट टू द पेस्ट। ठीक है, तो कोई भी पेस्ट इसको मतलब हानि नहीं पहुँचा सकेगा। तो दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड व्हाट? बीटी कॉटन। सिमिलरली ट्राइकोडर्मा है एक फ्री लिविंग फंगी, तो ये ज़्यादातर रूट इकोसिस्टम में देखा जाता है, रूट्स में रहते हैं। सो ये भी बायोकंट्रोल एजेंट्स के काम में आता है टू प्रिवेंट द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर सकता है ये ट्राइकोडर्मा ज़्यादातर रूट्स में। और है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज द बायोकंट्रोल एजेंट्स। ये बैक्यूलोवायरस है बिलोंगिंग टू द न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। This nucleopolyhedrovirus acts as the biocontrol agents. अब biocontrol agents
बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, लाइफ है, ऑर्गेनिक है, जिससे हम लोग पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, बहुत ही कम टाइम में इसका असर दिखाई देता है, और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन यहाँ नहीं चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ होता नहीं है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। एक ही प्लांट जिसको बढ़ना है वो बढ़ेगा, और जो एनिमल्स उसको क्षति कर रहा है, उसका हार्म कर रहा है, उसको मारा जाएगा। बाकी का इंसेक्ट्स या जानवरों को कुछ नहीं होगा। दे डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के को भी ये कुछ नहीं करता, कोई हार्म नहीं है नॉन टारगेट, सिर्फ टारगेट स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि बैसिलस thuringiensis का स्प्रे जो है सिर्फ कैटरपिलर का लार्वा लेने से मर जाएगा, ये टारगेट स्पेसिफिक है। So these are all useful, and this is used for the pest management program. These are all beneficial, so that better insects can be preserved, and those who are harmful, they can be removed from the field. Next part is microbes as biofertilizers. तो माइक्रोब्स को हम लोग बायोफर्टिलाइज़र के हिसाब से भी यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं एज व्हाट बायोफर्टिलाइज़र्स, ठीक है। नॉर्मली फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, केमिकल्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोफर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं टू एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है, सॉइल को फर्टाइल करना, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाना। सो टू एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या यूज़ कर सकते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स लाइक बैक्टीरिया। आप लोगों को मालूम ही है कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। नोड्यूल्स याद आ रहा है शायद आप लोगों को, नोड्यूल फॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11। सो ये राइजोबियम जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, तो ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो इन अ वे दे विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। और जैसे कि एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ये फ्री लिविंग है, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, दे विल एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड एयर एंड देन कन्वर्ट दिस इनटू सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। So free nitrogen will be absorbed and fixed. Free nitrogen कहाँ, from the atmosphere, atmospheric nitrogen यहाँ से fixed होगा, और फिर they will convert into the salts of nitrogen. Soil से, air से atmospheric nitrogen fix करेगा और convert them into salts of nitrogen. So ये salts of nitrogen compounds जो होगा ये fertility को increase करेगा। Okay, so these are the bacteria that will help in increasing the fertility of the soil. Now let us talk about the fungi like mycorrhiza. इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम है। रूट्स में जब फंगस रहता है that relation is called what, mycorrhiza. So ये क्या करता है, they will absorb the phosphorus from the soil and pass into the plant. तो ये phosphorus passage करता है to the plants from the soil. ये क्या है, mycorrhiza. अब जिनका भी माइकोराइजल एसोसिएशन है दे विल बी रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, क्योंकि माइकोराइजल रूट का कॉम्बिनेशन है, रिलेशन विद द फंगस फ्रॉम इन द रूट्स। सो यहाँ पर रेजिस्टेंट हो जाएगा रूट बॉर्न पैथोजन से। व्हाट आर द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। दे विल बी टॉलरेंट्स टू सलाइनिटी, जो नमक वाला भाव है इससे बचेगा ये लोग, मतलब ज़्यादा नमक होने से भी, मतलब नमकीन मिट्टी जो है जो काफ़ी सलाइन सॉल्टी होगा तो इससे बचाएगा, प्लांट्स मरेगा नहीं। एंड इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइकोराइजा आने से प्लांट्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है। Next is cyanobacteria. This is also blue green algae. This will also fix what, atmospheric nitrogen. Mycorrhiza जैसे phosphorus को लेके प्लांट में देता है। बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। एंड cyanobacteria also fix what, atmospheric nitrogen. These are found where, पानी में भी मिलता है और लैंड में भी मिलता है cyanobacteria. ओके, जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, they also work as important fertilizers, biofertilizer obviously. So this will help in increasing the
fertility. So blue-green algae, this will also add organic matter to the soil. So they will do what? They will increase the fertility of the soil. They will act as what? Biofertilizers. Okay. So all these that we have discussed now is microbes as biofertilizer में जैसे कि बैक्टीरिया का और फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया का रोल डिस्कस किया है. So with this we have already completed this chapter of the microbes in human welfare. So hopefully all of you have understood this chapter. This is also a very easy part of your syllabus, and you have to understand a little bit from this chapter, like the uses of the microbes. So I think all of you have followed, and all of you are reading. Try to correlate the video with the chapter, and I think all the points will be clear to you.